जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, वो समाज इतिहास रचने की शक्ति भी खो देता है। इतिहास वो ही रच सकते हैं जो इतिहास को भली भांति याद रखते हैं। मैं सिंधी समाज का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने उस महान परंपरा को जिंदा रखने का प्रयास किया है। उन्होंने इस इतिहास को अपनी आने वाली पीढ़ी को सुपुर्द करने की निरंतर कोशिश की है। आज भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ है आजादी की ऊर्जा का अमृत, नए विचारों का अमृत तथा नए संकल्पों का अमृत। देश भर में इसे उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद यानी NCPSL एक स्वायत्त शासी निकाय है जो केंद्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। परिषद शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से सिंधी भाषा के प्रचार प्रसार में अग्रसर है। परिषद आजादी के 75वें वर्ष के इस अद्भुत अवसर को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। सिंधी हिंदू समाज के लिए आजादी उपहार के साथ विभाजन की टीस भी लेकर आई। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा समुदाय था जिसे अपनी मातृभूमि छोड़कर विस्थापित होकर भारत आकर बसना पड़ा। सिंधी हिंदू समाज के इतिहास में ये एक दुखद, दर्दनाक और अविस्मरणीय घटना थी जिसमें सिंधु नदी के किनारे पली बढ़ी वर्षों पुरानी सिंधु घाटी की सभ्यता के वारिसों को अपनी मातृभूमि सिंध छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। सिंधु घाटी की सभ्यता की महानता का गुणगान ऋग्वेद, भगवद गीता तथा अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। वेदों की रचना सिंध भूमि पर ही हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कई दृष्टियों से सुमेर अथवा मिस्र की सभ्यता से भी अधिक उन्नत थी। इस भूभाग पर सिंधु नदी का विशिष्ट प्रभाव था। कभी कभी नदी अचानक अपनी दिशा बदल देती थी तो सिंध की लहलहाती भूमि बंजर हो जाती थी। अनेक रहवासी अपने पुराने घरों को छोड़ने पर विवश हो जाते थे। तथा नई बस्तियों की तलाश में आगे बढ़ते रहते थे। इन आपदाओं ने सिंधी हिंदू समाज को इतना मजबूत बनाया कि वे विपरीत परिस्थितियों का भी डटकर मुकाबला करने में सक्षम हो गए। विदेशी हमलावरों के सिंध प्रदेश में ही सबसे ज्यादा हमले हुए क्योंकि उनके लिए हिंदुस्तान आने का यही एक मार्ग था। यूनानी, यवन, हूण, शक, कुषाण, अरब, तुर्क, तातार, मुगल आदि विदेशी हमलावरों ने सिंध प्रदेश को जी भर के लूटा। यहां आकर उन्होंने बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन किया तथा अमानवीय अत्याचार किए। सिंध के शूरवीरों ने हमेशा सजग रहकर उन आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। शूरवीर ब्राह्मण शासक सम्राट राजा दाहिर के समय अरबों ने सिंध पर कई आक्रमण किए। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कई बार आक्रमण किया।
महाराजा दाहिर ने हर बार उसे युद्ध में हराया। अंत में सन 712 में कासिम छल कपट की नीति का सहारा लेकर वीर सम्राट को अपनी चाल में फंसाया। इष्ट देव झूलेलाल ने सिंध के वासियों को धर्म परिवर्तन के जुल्मों से बचाया। इस्लामिक शासक मिर्ग शाह के शासन के दौरान हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन हुआ था, तो हिंदू सिंधियों ने 40 दिनों तक उपवास और अनुष्ठान करके सिंधु नदी से प्रार्थना की थी। जिसके बाद एक दिव्य आवाज आई। ये आवाज वरुण देव की थी। वरुण देव ने कहा कि मैं तुम्हें मिर्ग शाह के जुल्मों से बचाने के लिए नसरपुर शहर में मानव रूप में जन्म लूंगा। सन 1007 ईस्वी में चैत्र माह के चेट्री चंद्र के दिन दैवीय शक्तियों वाले बालक उदय चंद्र का जन्म हुआ, जिसे लोग झूलेलाल के नाम से बुलाने लगे। झूलेलाल ने मिर्ग शाह के दरबार में जाकर भाईचारे का उपदेश दिया और सिंधी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होने से बचाया। सिंधी उन्हें इष्ट देव मानते हैं और उनकी जयंती पर अपना नया साल चेट्री चंद्र मनाते हैं। अचे जो सवाली तुझे करते दूल्हा, अचे जो सवाली तुझे। ब्रिटिश सरकार ने सन 1843 में सिंध पर कब्जा कर उसे बंबई प्रेसिडेंसी में मिला दिया, जिससे सिंध और कमजोर बन गई। अंग्रेजों के अत्याचारों से स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला भड़क उठी। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हर भारतीय का योगदान रहा। भारत माता का सपूत नन्हा क्रांतिकारी हेमू कालानी छात्र संगठन स्वराज सेना का नेता था, जिसने भारत माता की रक्षा की खातिर अंग्रेजों से लोहा लिया। सखर के रास्ते फौजी गोला बारूद से भरी रेलगाड़ी को गिराने के लिए पटरियां उखाड़ते समय पुलिस उसके सामने आ गई। हेमू ने अपने साथियों को भगा दिया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 19 वर्ष की उम्र में उसे फांसी की सजा दे दी गई। सिंधी पढ़ी लिखी और समझदार कौम है। ब्रिटिश शासन के दौरान सिंधी समाज के व्यापारी वर्ग ने विदेशों के दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर व्यापार किया और सरकारी खजाने में वृद्धि की। कई सिंधियों ने सरकारी दफ्तरों में भी अपनी सेवाएं दी तथा अपने कार्य के प्रति लगन की वजह से समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सन 1947 में हमें आजादी तो मिली, लेकिन विभाजन की शर्त पर। कुछ स्वार्थी नेताओं ने सत्ता के लालच में आकर देश का विभाजन कर दिया। जिस समय पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, सिंधी हिंदू समाज के लोग पलायन का दंश झेल रहे थे। जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई और सरकार द्वारा ऐलान किया गया कि सिंध पूरा पाकिस्तान को दे दिया गया है, तो सिंधी हिंदू समाज पर अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद जो हुआ तो वो सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। आगजनी, जबरन धर्मांतरण तथा सामूहिक अपहरण शुरू हुआ। लोगों की आंखों के सामने उनके परिजनों पर अत्याचार होने लगे, हत्याएं होने लगी। फिर शुरू हुआ पलायन का घिनौना खेल। लाखों लोग अपने धर्म की रक्षा की खातिर अपनी और अपने पुरखों की जमीन छोड़कर खाली हाथ, बिना छत, जीवन के अंधेरे रास्तों पर भटकने के लिए निकल पड़े।
सिंधी हिंदू समाज जो एक मोतियों की माला के रूप में रहता था, उसका एक एक मोती बिखरकर दुनिया के कोने कोने में फैल गया। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या थी रोटी, कपड़ा और मकान की। विभिन्न शहरों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाई ब्रिटिश सैनिक छावनियां जो युद्ध के बाद खाली हो गई थी, उनको सरकार ने विस्थापितों के आश्रय में तो बदल लिया, लेकिन दूसरी कोई सहूलियत नहीं दी। राजनीतिज्ञ नई सरकार बनाने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें लोगों का ध्यान ही नहीं रहा। निर्वासित होकर आए लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। उन्हें ऐसे कच्चे घरों में रहने को मजबूर होना पड़ा जहां जानवर भी रहना पसंद न करें। अनाज के बोरों से पार्टीशन लगाकर घरों में कमरे बनाए जाते थे। बारिश में छत का टपकना रोजमर्रा की बात थी। बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। शिविरों में बिजली पानी की व्यवस्था नहीं थी। बच्चों को शिविर के मध्य में स्थित बिजली के खंभों के नीचे पढ़ाई करनी पड़ती थी। सिंधी समुदाय के लोगों ने पेट भरने के लिए चने बेचे, पापड़ बेचे, सड़क किनारे सब्जियों के ठेले लगाए, लोकल ट्रेनों में पीठ पर गठरी लादकर कपड़े बेचे। बच्चों ने लोकल ट्रेन में गोली, बिस्किट आदि बेचे। जिस देश की संस्कृति समूचे विश्व में वंदनीय रही है, उस संस्कृति के वारिसों को दयनीय हालत में गुजारा करना पड़ा। इसके बावजूद भी उसने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। भाइयों बहनों, सिंधी समाज एक प्रगतिशील समाज है। 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए उन्होंने न केवल अपने पूर्वजों और आस्था को संरक्षित रखा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके, पसीना बहा करके, परिश्रम करके आज देश के विकास में भी एक महती भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। सिंध से पलायन के बाद सिंधी हिंदुओं ने खुद को फिर से स्थापित करना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल खुद को स्थापित किया, बल्कि भारत के पुनर्निर्माण में भी मदद की। सिंधी हिंदू समाज ने कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय और वृद्धाश्रम खोले हैं। आज सिंधी हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। अमीर व्यवसायी, वकील, बिल्डर, अभिनेता, फिल्म निर्माता तथा खेल हस्तियां, जहां भी देखो सिंधी हिंदू समाज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत देश की अर्थव्यवस्था में सिंधी हिंदू समाज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सिंधी समाज ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर अपनी मेहनत के बलबूते अपना नाम बड़ा किया, जिस ताकत के साथ, जिस हिम्मत के साथ ये समाज खड़ा हुआ है, ये दुनिया में अपने आप की एक मिसाल है। 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसकी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया। लेकिन सिंधी भाषा के साथ यहां भी सौतेला व्यवहार किया गया। सिंधी भाषा दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा है। सिंधी भाषा में 52 अक्षर हैं। सिंधी भाषा ने अन्य भाषाओं के अलावा संस्कृत, पाली, प्राकृत शब्दों को भी अपनाया है, जिससे सिंधी भाषा और समृद्ध हुई है।
10 अप्रैल सन 1967 को सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। सिंधी भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे भारतीय संविधान द्वारा 2 लिपियों अर्थात देवनागरी और अरबी में मान्यता प्राप्त है। सिंधी भाषा के संविधान में अधिसूचित होने के पश्चात भारत सरकार ने इसके विकास हेतु राज्य स्तर पर सिंधी अकादमियों का गठन किया। सिंधी भाषा के लिए सन 1994 में राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद यानी NCPSL समुदाय को अपनी जड़ों, संस्कृति और विरासत में रुचि पैदा करने का प्रयास करती है। जहां सिंधी कवियों, लेखकों, शिक्षाविदों और समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद महान सिंधी लेखकों की पुस्तकों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सिंधी भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने वालों की तादाद बढ़ाने हेतु हमें बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना होगा। बच्चे कम उम्र में ही कोई भी भाषा बहुत तेजी से सीख लेते हैं। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद देश भर में सिंधी भाषा की कक्षाएं संचालित करती है, जिसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा तथा एडवांस डिप्लोमा कोर्स का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। परिषद जल्द ही सिंधी भाषा में ऑनलाइन शिक्षा देगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए सिंधी विरासत, ऋग्वेद, मोहनजोदड़ो, किताबों, पत्रिकाओं, घटनाओं, व्यक्तित्वों, इतिहास आदि सब संग्रहित करने हेतु तथा संस्कृति और भाषा को संरक्षित और जीवित रखने हेतु एक विशाल संग्रहालय स्थापित करने की योजना भी बनाई है, जो पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत होगा। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुका है। आज विश्व को भारत की नितांत आवश्यकता है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों तथा संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। भारत को अनेकता में एकता का संदेश देने वाला देश कहा जाता है। भारत का इतिहास प्राचीन, विशाल और अति गहरा है तथा ज्ञान, विज्ञान, समृद्धि, कला और शौर्य से भरा हुआ है। सिंधियों की जो पीढ़ी बंटवारे के दौरान इस पार आई थी, उनमें से ज्यादातर अब इस दुनिया में नहीं है। जो बुजुर्ग जीवित हैं, उनसे हमें विभाजन की त्रासदी की धुंधली यादों को जानना होगा। हमें सत्य को उजागर करना होगा। हमें अपने इतिहास पर गर्व करना होगा। आज के तकनीकी दौर में हम अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, कला, साहित्य, गीत संगीत और अपनी ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी अपनी युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं। अपनी मातृभाषा के लिए उनके मन में प्यार जगाएं। मातृभाषा में शिक्षण हर नागरिक को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति से जोड़ने में सक्षम बनाता है। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना, बरकरार रखना, यह हम सभी की जिम्मेवारी है। आने वाले दिनों में सिंधी सभ्यता, साहित्य, संस्कृति जो भाषा के आधार पे है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हेमू कालानी जी की जीवनी के ऊपर किताब हो, उनके बारे में डाक टिकट हो, उनकी समारोह देश की सिंधी आबादी में बनानी हो, लोकसभा में उसकी विशेष चर्चा हो। ये सारा रचना हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं। सिंधी भाषा बहुत मीठी और मधुर है। सिंधी साहित्य बहुत ही समृद्ध है।
जरूरत है कि हम ऐसी ही सिंधी डायरी कार्यक्रमों के द्वारा सिंधी युवाओं में जागरूकता लाएं। सिंधी समाज की विभिन्न संस्थाएं और NCPSL यानी राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद इस दिशा में भरपूर प्रयास कर रही है। और परंपरागत रूप से सिंधी समाज परिश्रमी समाज है, बहुत मेहनत करने वाला समाज है। कितना ही धनी परिवार क्यों ना होगा, लेकिन वह भी कोई न कोई परिश्रम करता रहता है। वो ऐशो आराम की दुनिया में फिसल जाने वाला समाज नहीं है। और ये जो उसके गुण हैं, ये गुण अगर बचे रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी इन गुणों की विरासत अपने बच्चों को मिलती रहेगी, तो सिंधी समाज को कभी संकट नहीं आने वाला। आंधिया में जोत जगाइण वारा सिंधी, आंधिया में जोत जगाइण वारा सिंधी, ऐं खाक के सोन बणाइण वारा सिंधी, आंधिया में जोत जगाइण वारा सिंधी, शाह सचल सामीअ जे वरसे वारा, शाह सचल सामीअ जे वरसे वारा, नस नस में वहे थी जिंजे सिंधु धारा, नस नस में वहे थी जिंजे सिंधु धारा, ही रहन मलीर में मारुअड़ा ऐं झर जंगल में झांगियड़ा, ही रहन मलीर में मारुअड़ा ऐं झर जंगल में झांगियड़ा, बरपट के बाग बनाइण वारा सिंधी, ऐं खाक के सोन बणाइण वारा सिंधी, आंधी